हेलो एवरीवन। आज हम रीड 2015 लेवल 1 मैथ्स के पेडागोजी के सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मैथमेटिक्स साइंस है ए स्थान की, बी शिक्षा की, सी गणनाओं की, डी मानव जीवन की। अब गणित से हम क्या समझते हैं? गणित हमें पता है कि ये साइंस है, क्योंकि हमें पता है कि ये लॉजिक पे आधारित है, जो कि डील करता है नंबरों के साथ। यानी नंबर होते हैं हमारे, डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेशंस होती हैं, यानी हम जमा घटा गुणा भाग ये सब करते हैं। हम शेप्स को नापते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं कि किसकी कितनी साइड्स हैं, क्या फिगर है। हम ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, टेबल्स बनाते हैं, पाई चार्ट, ग्राफ, लाइन डायग्राम ये सब बनाते हैं। और वेरिएबल्स के बीच में, यानी कि जो हमारे चर होते हैं उनके बीच में एक संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि हम फॉर्मूला बनाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स जो है वो साइंस है हमारी कैलकुलेशंस की, गणनाओं की। और साथ ही साथ ये हमारी स्पेस की भी है, स्थान ये है कि इसमें जैसे कि इसका स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट देखा जाए कि 1 2 3 ये वंस प्लेस है, ये टेंस का प्लेस है और ये हंड्रेड्स का प्लेस है। तो इस तरीके से स्थान का भी इसमें महत्वपूर्ण योग है, इंपॉर्टेंस है। ज्यादा आंसर मुझे सी लग रहा था, मगर जो आंसर किया उसमें ए और सी दोनों को माना गया है। स्पेस का भी है, मगर कैलकुलेशन ज्यादा होती हैं। स्पेस को इन्होंने स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट के तहत लिया है, तो इसलिए ए आंसर भी सही है। तो इसका आंसर ए और सी है। एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन जो है वो इंसान से रिलेटेड है, आप उसे क्या बिहेवियर चाहते हैं, क्या उस किस तरीके से आप उसे एजुकेट करना चाहते हैं, कैसा समाज का प्राणी बनाना चाहते हैं, तो उसकी एजुकेशन की साइंस नहीं है। एजुकेशन जो है वो अपने आप में शिक्षा है, यानी कि जो आपको बड़ी टर्म है जिसके अंदर मैथ्स एक छोटा टॉपिक है, जो कि आप मैथ्स सिखाना चाहते हो। तो एजुकेशन इज अ बिग टर्म, मैथमेटिक्स इज अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इट। लाइफ ऑफ ह्यूमन लाइफ में जो आती है, इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि फिलॉसफी आ गई, यानी दर्शन शास्त्र आ गया, एंथ्रोपोलॉजी आ गई, हिस्ट्री आ गई, बायोलॉजी आ गई, क्योंकि जिंदगी से जुड़ी हुई है तो ये सारे ही सब्जेक्ट है ना। साइकोलॉजी आ गई। तो लाइफ ऑफ ह्यूमन से जुड़े हुए तो ये इतने सारे सब्जेक्ट है। मैथ्स ही इसमें एक पॉइंट थोड़ी है। मैथमेटिक्स अपने आप में साइंस है। मैथ्स के स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है तो वो कैलकुलेशंस की और स्पेस की है। तो चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था हॉगबेन ने। काफी इस तरीके के स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर देने का एक ही तरीका है कि आप मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड अपनी डाइट की, बीएलएड की, बीएड की जो भी बुक्स हैं उनको पढ़ें, और बार बार अगर आप उन्हें देखते रहेंगे तो आपको एक जनरलाइज आइडिया रहेगा कि आंसर कौन सा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट और वो किसने गई थी वो याद करना या रट्टा मारना वो तो बिल्कुल भी आपको याद नहीं रहेगा। चीजों को देखिए और थोड़ा अंदाजे से समझने की कोशिश कीजिए, और फिर वो शायद आपके सामने आएंगी तो आपको देखी देखी लगेंगी, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, चार ऑप्शनों में से उन्हें अलग कर पाएंगे। तो जैसे ये एक स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये स्टेटमेंट हॉगबेन ने कही थी। इसका ये आंसर है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? यानी प्राइमरी लेवल पर हमें मैथ्स के इंपॉर्टेंस के बारे में देखना है। सांस्कृतिक, बी सामाजिक, सी धार्मिक और डी मानसिक। अब धार्मिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म जो है वो इस पे है कि भगवान है या नहीं है, मतलब कहाँ पर पूजा होनी चाहिए क्या, ये इसमें तो गणित जो है वो रेलिवेंस ही नहीं रखता, तो ये तो सी टॉपिक तो होगा ही नहीं। अब सांस्कृतिक, प्राइमरी स्तर पर संस्कृति हम देखें कि इंडियन कल्चर हो गया एक तरीके से और दूसरा हो गया एक वेस्टर्न कल्चर, मगर दोनों में अगर 2 + 2 4 आ रहा है तो दोनों कल्चर में सेम ही आ रहा है, तो संस्कृति का तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और प्राइमरी लेवल पे अगर हम एक ही देख रहे हैं कि ज्यादातर एक ही संस्कृति के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो इतना ज्यादा सांस्कृतिक वेरिएशन हमें नहीं मिल रही है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बी सामाजिक और डी मानसिक, ये दोनों ऑप्शन रह गए। अब मानसिक इसका आंसर क्यों है उसको देखते हैं हम। NCGF नेशनल करिकुलम गाइडिंग फ्रेमवर्क 2005 में आया था। उसने कहा था कि गणित शिक्षा का
स्कूल में सबसे प्राइमरी उद्देश्य है कि बच्चे मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंड्स ऑफ चाइल्ड, बच्चों का दिमाग जो है उसमें वो गणितीकरण करना सीख जाए। गणितीकरण करना सीखना है उन्हें। गणितीकरण से क्या मतलब है? गणितीकरण का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं वो किस तरीके से स्पेसिफिक वे से न्यूमरल्स को यूज किया जाता है, सिंबल्स को यूज किया जाता है, कैसे फैक्ट्स को देखा जाता है, कैसे फैक्ट्स को एक स्टेटमेंट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कैसे लॉजिक को लगाया जाता है एक सिचुएशन में। तो ये सब एक मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो इसलिए इसका आंसर मानसिक है, क्योंकि मैथ्स का खुद का नेचर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, जो दिख नहीं रहा। तो उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए गणित का प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो मानसिक है। समाज में तो जाके ये हो जाएगा कि हाँ ये नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या मतलब ये किस तरीके से नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप नए ऑक्यूपेशंस क्रिएट कर रही है, तो वो एक जनरलाइज्ड एम है। कल्चरल एम, सामाजिक एम, ये जो है ना ये जनरल बातें हैं, जबकि मानसिक एम ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक पिन पॉइंटेड आंसर है। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। गणित का हम सबसे ज्यादा उपयोग कहां करते हैं? अगर आप सोचो थोड़ा सा, संस्कृति में, बी मनोविज्ञान में। मनोवैज्ञानिक की तो आपने बहुत सारी थियरीज पढ़ी हैं, कहां पर गणित वाली हमने थियरी लगा ली, सोचिए। सी सामाजिक, डी आर्थिक। अब सामाजिक जो है ना, समाज में हम देख रहे हैं हमारा गणित का, आप जो है रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, उसके लिए मापन हो रहा है, या फिर नई नई समाज में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यानी कोई स्पेस प्रोग्राम बन रहा है, तो उसमें कोई रॉकेट्स बन रहे हैं, तो उनमें गणित के कॉन्सेप्ट्स को कैसे फिजिक्स में यूज किया जा रहा है, कैसे गणित की गणनाओं का प्रयोग किया जा रहा है, एस्केप वेलोसिटी, इन सारे टॉपिक्स में गणित यूज हो रहा है ना। तो समाज के लिए तो गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, ये तो देख लिया, क्योंकि गणित जो है वही हमारा मदद कर रहा है। नए नए कंप्यूटर्स में, नए नए प्रोग्राम्स में कैसे गणित को यूज किया जा रहा है, तो सामाजिक तो है इसका आंसर। अब हमारा इकोनॉमिकल यानी आर्थिक। आर्थिक के अंदर हम देख रहे हैं कि गणित जो है वो हेल्प करता है, हमारे अलग अलग हमारे वोकेशन से जुड़ा हुआ है, अलग अलग हमारे काम धंधों से जुड़ा हुआ है, यानी अकाउंटिंग हो रही है, यानी अकाउंट्स, बैंक, क्रेडिट्स वगैरह, कैसे आर्थिक नोटबंदी, इन सारे कॉन्सेप्ट जब हुए तो हमारे गणित के नोटों का और कैसे उसकी गणनाओं का कितना यूज हुआ, कैसे इंजीनियरिंग में यूज होता है, कैसे आर्किटेक्चर में यूज होता है। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में तो गणित का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि बजट, चाहे घर का छोटा बजट हो, चाहे आप देश का बजट हो, चाहे देश की हमारी आर्थिक स्थिति हो, तो उसमें गणित का बहुत, कैसी हमारी ट्रिलियन इकोनॉमी है या फिर ये है, तो ये सब के लिए तो हमारा गणित जो है उसका सर्वाधिक उपयोग है, क्योंकि उससे हम पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या हम डेवलपिंग नेशन है या कहाँ हमारा देश हमारा किस तरफ ग्रो कर रहा है। तो इसका आंसर सी और डी दोनों है, इसका आंसर ए और बी नहीं है। इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन सबसे ज्यादा निकटतम रिलेटेड है किससे? कंटेंट से बी इवेल्युएशन स्ट्रेटेजी से, कैसे मूल्यांकन प्रविधि होती है, सी ऑब्जेक्टिव से, डी प्रोसेस ऑफ लर्निंग से, सीखने की क्रियाओं से। सबसे ज्यादा मूल्यांकन का संबंध निकटतम संबंध है, वैसे तो मूल्यांकन का संबंध इन सभी से है, मगर हमें देखना है निकटतम संबंध, सबसे ज्यादा निकटतम संबंध है हमारा उद्देश्य से, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर हम किसी भी चीज का मूल्यांकन करेंगे, अब हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके, यानी कि हमने ऑब्जेक्टिव लिया, जैसे कि हमारा जो कंटेंट है, क्या वो हमारा सेक्युलर कंटेंट है, यानी क्या हम धर्मनिरपेक्ष इस तरीके से का कंटेंट है, हम किसी माइनॉरिटी को या फिर कुछ हम उन्हें गलत तरीके से पेश तो नहीं कर रहे। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमने कंटेंट का इवेल्युएशन किया, और उस तरीके से हमने इवेल्युएशन स्ट्रेटेजीज को देखा कि टीचर जो है क्या वो इस तरीके का तो नहीं कर रही, और प्रोसेस ऑफ लर्निंग किस तरीके से पढ़ा रही है, तो इस तरीके के बायस को परपेचुएट सिखा तो नहीं रही। तो मेन तो हमारा सबसे निकटतम था हमारा ऑब्जेक्टिव, जिस क्या उद्देश्य को लेकर हम मूल्यांकन कर रहे हैं,
तो उससे हम बाकी चीजों का फिर करते हैं। तो मेन चीज हमारी सबसे निकटतम संबंध होता है उद्देश्य से। अगर हम गणित के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल देखें तो हमारा गणित का अगर हम उद्देश्य देखें कि हम करना चाह रहे हैं, मापन से रिलेटेड उद्देश्य है हमारा, कि हमारा मापन से रिलेटेड है, तो विषय वस्तु में किस तरीके की, क्या बच्चे की प्राइमरी लेवल पे देखें तो उसकी विषय वस्तु कंटेंट के अंदर बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़े हुए क्या हमने एग्जाम्पल दिए हैं। टीचर जो है वो इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी क्या सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से कर रही है या फिर उसको मापन के लिए स्केल वगैरह और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज भी करवा रही है। प्रोसेस ऑफ लर्निंग कैसे जा रहा है, क्या सिर्फ टीचर ने बता दिया कि इस तरीके से नापो या फिर बच्चों को साथ में मिलकर करवाया। तो उस तरीके से हमने अपने ऑब्जेक्टिव को, जैसे मेजरमेंट के टॉपिक को देखते हुए हमने तीनों चीजों को देखा, मगर मेन था हमारा उद्देश्य जिसका हमने इवेल्युएशन करना था। तो इसका आंसर है सी। एक अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बीच में क्या अंतर है? ठीक है, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। ए उद्देश्यों का, बी प्रकृति का, सी कठिनाई स्तर का, इनमें से कोई नहीं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट होते क्या हैं। सब उपलब्धि परीक्षण वो होते हैं कि हमने एक कोर्स पढ़ाया और उसके बाद एक अचीवमेंट टेस्ट दिया और देखा कि जो कंटेंट हमने पढ़ाया है, तो जैसे मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ाया तो इसमें बच्चे को इतना इतना ये सब करना आना चाहिए, और उसके बाद जब हमने अचीवमेंट टेस्ट लिया तो देखा कि क्या हमारे जो हम ऑब्जेक्टिव लेकर चले थे वो कितने हासिल हुए हैं। जबकि डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक परीक्षण जो होता है वो करा जाता है बिफोर लर्निंग, देखने के लिए कि स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रेंथ है और क्या कमी है, ताकि हमारी फर्दर टीचिंग उस हिसाब से दे। अगर बच्चे को पहले ही प्री बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं, अगर उसको एक तरीके से जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है मेजरमेंट करने से पहले, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और 0 से 1 के बीच का उसको सिखाएंगे, तभी हम आगे की फर्दर टीचिंग करेंगे। अचीवमेंट टेस्ट का कंटेंट एरिया वाइड होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंटेंट पढ़ाने के बाद फिर आप उसे लेते हैं कि उसकी आपको कितनी उपलब्धि हुई। डायग्नोस्टिक टेस्ट का फोकस होता है केवल डिफिकल्टी वाला एरिया, जहां पर परेशानी आ रही है वहां पे। इसके आइटम जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होते हैं, क्योंकि आपको जो पूरा कंटेंट एरिया उसके सारे टॉपिक, सारे एस्पेक्ट्स को जांचना है कि कितना आया है। इसके आइटम जो होते हैं वो सिंपल होते हैं। इसमें टोटल स्कोर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टोटल स्कोर से असेस किया जाता है कि आपकी कितनी अचीवमेंट हुई, उसके आपको नंबर दिए जाते हैं। इसमें स्कोरिंग नहीं की जाती, इसमें मेन देखा जाता है, त्रुटियों को देखा जाता है कि कहां पर कमी आ रही है और उस पर डिस्कशन किया जाता है और फिर पता लगाया जाता है कि ये दिक्कत कॉन्सेप्ट में इसलिए है। अगर बच्चा जो है 2 जो है वो गलत ही कर रहा है, मतलब 2 जमा 12 में बच्चा जो है वो एक तरीके से 1 और यहाँ जगह छोड़ता हुआ 0 और यहाँ 4 लिख रहा है, तो ये वो इस तरीके से ऐड नहीं कर रहा। तो इस त्रुटि को देखना, उसके गणित के जमा के कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत है वो समझना ज्यादा जरूरी होता है। इसमें स्कोर इंपॉर्टेंट होता है। तो स्कोर इंपॉर्टेंट हुआ तो मात्रा आ गई, तो ये क्वांटिटेटिव हो गया। इसमें अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, गलतियां कहाँ हो रही है उनको समझना जरूरी है, तो ये क्वालिटेटिव हो गया। छोटी डिटेल्स पर इसमें अटेंशन नहीं जाती, इसमें ऐसी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पर अटेंशन दी जाती है और उनको फोकस किया जाता है। एक फिक्स टाइम लिमिट में, समय सीमा में इसे करना होता है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ये एक फॉलो करता है नॉर्म्स को, मानदंड को, यानी कि अगर आपने अचीवमेंट टेस्ट लिया, एक टॉपिक के बाद लिया, तो अब निश्चित समय देंगे और मतलब एक अगर 10th क्लास के बच्चे का ले रहे हैं एक अचीवमेंट टेस्ट, यानी इतनी मैथ्स के इस टॉपिक पे ले रहे हैं, तो एक मानदंड को माना जाएगा, इसमें कोई नॉर्म्स नहीं होते। स्पेसिफिक नंबर ऑफ टेस्ट आइटम्स होंगे, यानी निश्चित टेस्ट आइटम्स होंगे जो कि हर तरीके के होंगे, आसान मुश्किल सब तरीके के सारे टॉपिक्स को डील करते हुए एक निश्चित समय सीमा में होंगे। इसमें टेस्ट आइटम्स जो होंगे वो रिपीटेटिव होंगे, ताकि पता चले कि अगर इस टॉपिक के मैथ्स के एडिशन के टॉपिक पे दिक्कत आ रही है तो बार बार पढ़ाओगे, डायग्नोज करोगे, रेमेडियल टीचिंग करोगे, फिर दोबारा डायग्नोज करोगे, तो फिर वो आइटम्स जो होंगे वो रिपीटेटिव होंगे, तो पता चल जाएगा कि अब जो है वो टॉपिक समझ में आ गया है या नहीं आ गया है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट स्वतंत्र टेस्ट होते हैं। ये हमेशा अचीवमेंट टेस्ट के बाद ऑलवेज फॉलो एन अचीवमेंट टेस्ट। ये एक अचीवमेंट टेस्ट को फॉलो करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो मेन डिफरेंस होता है अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्यों का, यानी कि ये किस
उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। रिलायबिलिटी यानी रिपीटेबिलिटी, यानी बारंबारता, यानी एक टेस्ट को एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है, वो कहलाती है रिलायबिलिटी। वैलिडिटी यानी वैधता। वैधता का मतलब है ये वो माप रहा है जिसको मापने के लिए इसे बनाया गया है। अगर हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट है तो वो इंटेलिजेंस को माप रहा है। अगर पर्सनैलिटी टेस्ट है तो व्यक्तित्व मापन है तो वो पर्सनैलिटी को असेस कर रहा है, उसको माप रहा है, वो वैधता कहलाती है। मीन्स जिसको मापने के लिए, जिस चीज को मापने के लिए बनाया गया है तो वो कहलाती है वैलिडिटी। अगर कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट वैलिड होगा तो उसका मतलब यह है कि वो वही माप रहा है। अगर वो प्लस के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए बनाया गया है तो वो उसकी वैलिडिटी वो होगी कि वो प्लस के ही कॉन्सेप्ट को माप रहा है। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि चाहे कितने भी हमारे ऑब्जर्वर्स हों, यानी कि वो टेस्ट मैं करूं चाहे आप करो चाहे कोई भी करे, तो उनका कोई अपना सब्जेक्टिव बायस नहीं आएगा। यानी सेम रिजल्ट अगर आ रहा है करवाने पे तो वो होगी ऑब्जेक्टिविटी, यानी उनका अपना कोई इनपुट नहीं है। यानी टेस्ट ऑब्जेक्टिव है, कराने वालों का अपना कोई सब्जेक्टिव बायस सब्जेक्ट या उनका कोई ओपिनियन टेस्ट कराने में उनका कोई रोल नहीं है, तो वो है ऑब्जेक्टिविटी। वो सिर्फ टेस्ट करा रहे हैं, वो अपने मत व्यू उसमें नहीं ला रहे। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यानी कि जिसमें हमारे 3 तरीके का होता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। एमसीक्यूज होते हैं, या फिर यानी कि ABCD वाला, या फिर ट्रू फॉल्स वाला, या फिर मैचिंग वाला, जिसमें हमारा निश्चिंत आंसर होता है, या तो सही होगा या गलत होगा। मैचिंग होगी तो मिलान होगा, इस चीज का इस चीज से मिलान होगा। MCQ में पिन पॉइंटेड होगा कि हाँ इसका आंसर A है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि रिपीटेबिलिटी, बार बार रिजल्ट सेम आना, वैलिडिटी, माप है जो इस चीज को मापने के लिए बनाया गया है, ऑब्जेक्टिविटी मैं कराऊं या आप कराओ सेम रिजल्ट आए। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा कार्य टीचर से रिलेटेड नहीं है? योजना बनाना। योजना बनाना है क्योंकि टीचर जो है वो पाठ योजना बनाती है, यूनिट योजना बनाती है और प्लान करती है किस किस तरीके से वो अपना पढ़ाएगी, कौन से मटेरियल यूज करेगी, कौन से रिसोर्स यूज करेगी। गाइडेंस, मार्गदर्शन देना। हाँ, वो मार्गदर्शक की तरह से बच्चों को मार्गदर्शन करती है कि आप अगर वो किसी इमोशनल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो भी वो बच्चे को मदद करती है, और या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड उन्हें कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें भी वो उनको हेल्प करती है कि कैसे उनकी त्रुटियों को दूर किया जाए और कैसे वो जिस सब्जेक्ट को टीचर पढ़ा रही है उसके अंदर बच्चा जो है वो मास्टरी हासिल करे। शिक्षण से रिलेटेड टीचर का मेन ही कार्य है कि बच्चों को के अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन कराना, और टीचर जो है वही हमारा मेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये भी एक सवाल काफी आता है कि टीचर जो है ना वो IV है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वो जो है ना वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके से आप जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस क्लास के अंदर लाएगी, और वो जो है स्टूडेंट जो है ना वो डिपेंडेंट है उस पे, DV है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। टीचर जो है वो क्लासरूम एक्सपीरियंस, यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, रिसोर्सेज और टीचिंग एक्टिविटीज को यूज करते हुए स्टूडेंट्स की लर्निंग में चेंज लाएगी। तो स्टूडेंट्स की लर्निंग जो होगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और टीचर जो है अगर टीचर वेरी करी जाएगी, अगर साइंस की टीचर होगी, मैथ्स की टीचर होगी, अगर या फिर एक ही सब्जेक्ट में टीचर्स जो है अगर एक बहुत ही अच्छा बच्चे के साथ अंडरस्टैंडिंग करते हुए पढ़ा रही है और एक नहीं पढ़ा रही है तो टीचर को हमने 2 को वेरी किया, सेम सब्जेक्ट मैथ्स में किया। स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी लर्निंग उस पर डिपेंडेड है। तो अगर एक बहुत ही अच्छी टीचर बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रही है T1 और T2, जो ऐसी टीचर जो कि स्टूडेंट से नहीं ज्यादा इंटरेक्ट कर रही है और ना बच्चे की लर्निंग उससे बच्चे और ना रिसोर्सेज ला रही, सिर्फ रटन तरीके से पढ़ा रही है, और स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर स्टूडेंट की लर्निंग
T1 के होने से इंप्रूव कर रही है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है टीचर के बदलने से बच्चे की लर्निंग डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क होगा, ये देखना जरूरी है। ये मैंने आपको टॉपिक समझाया, ये मुझे लगता है ये आएगा, तो आप थोड़ा इसे ध्यान से देखिए। सो टीचर के कार्य से संबंधित तो दोबारा इस सवाल पे आते हैं। पाठ योजना, यूनिट योजना करना है, मार्गदर्शन करना है, शिक्षण करना है, बजट बनाना टीचर का कोई काम नहीं है, तो इसका आंसर होगा बजट बनाना। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। अब हमारी शिक्षण सामग्री पे ये सवाल है, प्रोजेक्टेड एड जो होती हैं, जैसे कि हमारी स्लाइड्स हो गई, OHP हो गई, इसके अंदर बस देख रहे हो, आपने एक प्रोजेक्टर का यूज करते हुए सामने दिखाया, तो स्टूडेंट जो है वो पैसिव है, वो एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है। नॉन प्रोजेक्टेड वो होती हैं, इसके अंदर जैसे आ गए हमारी ऑडियो एड्स भी आ सकती हैं, सुनने वाली, या फिर हमारा कोई नॉन, जिसमें प्रोजेक्टर का मेन डिफरेंस प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड में प्रोजेक्टर का यूज किया जा रहा है, नॉन प्रोजेक्टेड में प्रोजेक्टर का यूज नहीं किया जाता। इसके अंदर ऑडियो एड्स भी आ जाती हैं, विजुअल एड्स भी आ जाती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स तीनों ही आ जाती हैं, पिक्चर्स, ग्राफ्स सब आ जाते हैं इसके अंदर। और डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं वो तो हमारे सबसे ज्यादा नॉन प्रोजेक्टेड के अंदर हमारे डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस भी आते हैं, मगर सबसे ज्यादा हमें देखना मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड कौन सी होती है, वो होती है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर जो लर्निंग होती है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, क्योंकि वो जो होती है वो उससे बच्चा जो होता है या कोई भी होता है वो भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से और उसको वो जुड़ा होता है, इसलिए डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हमारे सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो इसका आंसर हो गया डायरेक्ट एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपनी क्वेरीज प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए ताकि मैं उनको सॉल्व कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।